अच्छा दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में आपके लिए वर्ण विचार के स्वरों के बारे में बताया और अब मैं व्यंजनों के बारे में आपके लिए बताता हूं। तो अगला जो वर्ण विचार का विस्तार है उसमें है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो इसके लिए वे वर्ण ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु में रुकावट आ जाए, यानी वे वर्ण ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु में रुकावट आ जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों के बारे में मैंने पहले बताया कि वे वर्ण ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आए उन्हें स्वर कहते हैं, और जिनमें रुकावट आ जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने स्वरों का उच्चारण किया ए और व्यंजन का उच्चारण किया क, तो कै जो बोला है उसमें रुकावट है, और जब तक ए का सहारा नहीं लेंगे वह रुकावट पूरी नहीं होगी। इसलिए वे वर्ण ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु में रुकावट आ जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी वे वर्ण ध्वनियां, मैं वर्ण ध्वनि बिल्कुल पिछले टॉपिक से ही कहता आ रहा हूं, यानी वर्ण जो भाषा का लिखित रूप होता है और ध्वनि भाषा का मौखिक रूप होता है। इसलिए वे वर्ण ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु में रुकावट आ जाए, रुकावट मीन्स ठहराव, यह ठहराव ही रुकावट है, और इस ठहराव को दूर करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। तभी तो स्वरों को हम स्वतंत्र कहते हैं, और जो व्यंजन हैं उन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो वे वर्ण ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु में रुकावट आ जाए, यहां रुकावट एक तरह से क ये तो क अगर बोलेंगे तो हम ए का सहारा लेकर के ही के को पूरा करेंगे, के ये। तो वे वर्ण ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु में रुकावट आ जाए उन्हें स्वर कहते हैं। रुकावट नहीं आए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इन्हें स्वरों की सहायता से पूर्ण किया जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। जिस प्रकार से स्वरों की संख्या 11 होती है उसी प्रकार से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इन 33 जो व्यंजन हैं उनका वर्गीकरण हम एक ग्राफ के माध्यम से आपके सामने बताएंगे, और आपको इस चीज पर ध्यान देना है। निश्चित है कि उस ग्राफ के बारे में अगर आपको जानकारी हो गई तो आप उसका वर्गीकरण सही रूप से कर सकते हो, और अगर वह ग्राफ भी आपको याद है तो आप निश्चित है कि आधा जो आपका व्यंजन है उसको आप पूरा कर सकते हो। तो मैं आपके सामने एक जो है उसको
बताने जा रहा हूं। आप देखें, व्यंजन व्यंजन एवं उनका वर्गीकरण। व्यंजन एवं उनका वर्गीकरण। व्यंजनों की संख्या 33 है। मैं इधर आपको उन 33 व्यंजनों को लिख देता हूं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, शा और हा। यानी जो आपके व्यंजन हैं उनकी संख्या 33 मानी गई है। यहां इन 33 जो व्यंजन हैं उनका वर्गीकरण जो किया गया है वह यहां मैं आपके सामने उसको मैप के माध्यम से वर्गीकृत करता हूं। व्यंजनों को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है। दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें नंबर 1 है व्यावहारिक आधार पर। व्यावहारिक आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यावहारिक आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण ये क्या है? व्यवहार का मतलब होता है प्रत्येक की जानकारी। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, आप भी जानते हो। हर कोई जो व्यवहार में आता है, व्यवहार का रूप होता है, हर कोई जिसे जानता है, एक तो वह आधार होता है व्यंजनों का। तो यानी व्यंजनों को हर कोई जानता है कि व्यंजनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। यह है व्यवहारिक आधार, जिसको हर किसी को उसकी जानकारी रहती है। यह है व्यवहारिक आधार। और नंबर 2 है व्याकरण के आधार पर। व्याकरण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। हाँ जी, देखिए कि एक तो है व्यावहारिक आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण और दूसरा है व्याकरण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यवहार के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वह है उसके बारे में हर कोई बालक यह जानता है कि कौन सा इसमें किस प्रकार का व्यंजन है, वो होता है व्यवहारिक आधार। और जो व्यावहारिक आधार है उस पर जो व्यंजन हैं उन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, अगर एक बालक से भी पूछे कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, तब वो अपने आप जवाब देगा सर 25 है।
स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। दूसरे हैं अंतःस्थ व्यंजन। दूसरे हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। तीसरे हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन। तो व्यवहारिक आधार पर जो व्यंजन है उन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है स्पर्शी व्यंजन, नंबर 2 है अंतःस्थ व्यंजन और नंबर 3 है ऊष्मीय व्यंजन। अब व्यंजनों की संख्या आपके 33 है। व्यंजनों की संख्या 33 है। आगे देखिए कि जो स्पर्शी व्यंजन हैं, स्पर्शी जो व्यंजन हैं वे कैसे लेकर मैं तक, कैसे मैं तक, यानी कैसे लेकर मैं तक जो व्यंजन है उनकी संख्या 25 होती है। यानी कैसे मैं तक जो व्यंजन है उनकी संख्या 25 है। इन 25 व्यंजनों को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जो 25 व्यंजन हैं उनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। हर कोई जानता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। आप निश्चित है बताओगे कि 25 कहां से कैसे कहां तक मैं तक। जो आपके व्यंजन हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। दूसरे होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण न तो स्वरों के स्थान से होता है न व्यंजनों के स्थान से होता है, दोनों के बीच से जिनका उच्चारण किया जाता है वो होते हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन। और अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है साहब, जिनमें य, र, ला और वा, इनकी संख्या 4 होती है साहब, ध्यान रखना। और तीसरा जो वर्गीकरण है व्यवहारिक आधार पर वह है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु पूरे वेग के साथ, गर्म प्राणवायु ऊष्मा के साथ, यानी ऊष्मीय ऊष्मा के साथ प्राणवायु बाहर प्रेशर के साथ वेग के साथ बाहर निकलती हो, उन्हें कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। आज हम 13 अगस्त को इन व्यंजनों को बोल रहे हैं। अगर इन्हीं व्यंजनों को, इन्हीं ऊष्मीय व्यंजनों को हम जनवरी या दिसंबर में बोलते तो निश्चित है कि हमारे मुंह से बड़े वेग के साथ, बड़े ही वेग के साथ एक भाप लिए हुए प्राणवायु बाहर निकलती। जैसे हमने उच्चारण किया साहब श, से और है, तो निश्चित है कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय गर्म प्राणवायु मुख विवर से बाहर निकलती है उन्हें कहते हैं साहब ऊष्मीय व्यंजन। उन्हें हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 मानी गई है। से और है, इनकी संख्या 4 है साहब। तो भाइयों मैंने व्यंजनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया, 2 भागों में इनके वर्गीकरण के बारे में चर्चा की और वो है नंबर 1 व्यवहारिक आधार। व्यवहारिक का मतलब होता है हर किसी की जानकारी में। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और भी लोग भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि व्यंजनों को भी व्यवहारिक आधार पर इतने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो वो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आपके 1 है स्पर्शी व्यंजन, 2 है अंतःस्थ व्यंजन और 3 है ऊष्मीय व्यंजन। 3 है ऊष्मीय व्यंजन। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करे
के व्यवहारिक आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो भाइयों आप सहर्ष बताना है कि स्पर्शी व्यंजनों को यानी व्यवहारिक आधार पर जो व्यंजन है उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्मीय व्यंजन। तो मैंने जो व्यवहारिक आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया वो आपके लिए बिल्कुल सटीक और प्रमाणिक है। आगे जो व्यंजनों का व्याकरण के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है उसे आपके लिए यहां व्याकरण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्याकरण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। विद्वानों ने व्याकरण के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें नंबर 1 है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। यानी उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और नंबर 2 है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। यानी जो व्याकरण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है उसमें नंबर 1 है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके बाद जो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकरण किया गया है वह 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक है आंतरिक आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये डायग्राम आपको याद रखना है, बहुत सहूलियत मिलेगी इससे कि यानी आंतरिक आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आंतरिक को अभ्यंतर भी कहते हैं। अभ्यंतर आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और जो 2 है वह है बाह्य आधार पर। बाह्य आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। एक है आपका आंतरिक आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण और दूसरा है बाह्य आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। बाह्य आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण, पहले मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूं, इसके बाद मैं पुनः आपको प्रत्येक रूप में
इन व्यंजनों का वर्गीकरण करना बताऊंगा। सबसे पहले आप इस डायग्राम को याद रखें। बाह्य आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है साहब, इनको बाह्य आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और दूसरा है कंपन या नाद के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कंपन या नाद के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके बाद प्राणवायु के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है, जिसमें एक है अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन, और इसका दूसरा भाग है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन। इसी प्रकार से कंपन या नाद के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक है घोष, घोष अर्थात जिसे हम सघोष भी कहते हैं, सघोष। और जो दूसरा है वह है अघोष व्यंजन। अघोष, अघोष व्यंजन। हाँ, तो मैं आपसे अल्प प्राण यानी प्राणवायु के आधार पर जो व्यंजन हैं उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक है अल्पप्राण व्यंजन, नंबर दो है महाप्राण व्यंजन। इसी प्रकार से कंपन या नाद के आधार पर जो व्यंजन हैं उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है सघोष, जिसे हम घोष व्यंजन भी कहते हैं, और दूसरा है अघोष। तो मैं आपके लिए पुनः बताता हूं कि व्याकरण के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक है आंतरिक आधार और एक है बाह्य आधार। ध्यान देना कि बाह्य आधार को पुनः फिर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक है प्राणवायु के आधार पर और एक है कंपन के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। और कंपन या नाद के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें एक है घोष और एक है अघोष व्यंजन। ध्यान रखना, तो ये जो डायग्राम है इसको तो आप पूरी तरह से याद रखना। मैंने आपके लिए बताया कि जो व्यंजन है, आगे बताया था मैंने आपके लिए कि जो यहां बताया था कि व्यंजन एवं उनका वर्गीकरण बताया कि एक तो व्यावहारिक आधार पर और एक व्याकरण के आधार पर। व्यावहारिक आधार पर मैंने आपको यहां इस पेज पर क्लियर कर दिया, और जो आपके व्याकरण के आधार पर मैंने यहां पे आपको बता रहा हूं कि व्याकरण के आधार पर उच्चारण और प्रयत्न को पुनः दो भागों में, आंतरिक और बाह्य को पुनः दो भागों में, प्राणवायु और कंपन को पुनः
दो भागों में, एक अल्पप्राण एक महाप्राण, और कंपन या नाद के आधार पर भी जो आपके व्यंजन हैं उन्हें दो भागों में, घोष और अघोष में वर्गीकृत किया गया है। आगे चलते हैं। व्याकरण के आधार पर जो पहला मैंने वर्गीकरण बताया था उसको पुनः हम लेते हैं। वह बताया था मैंने उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और व्यंजनों की संख्या 33 है, और जो भी 33 व्यंजन हैं उन्हें मैं पुनः का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा और हा। और हम उच्चारण स्थान के आधार पर इन 33 के 33 का वर्गीकरण करेंगे। कोई हमको रटना नहीं है कि ईचु ऐसा नाम, तालु रुटुर सा नाम, मूर्धना ना, कुछ नहीं। हमें तो व्यवहार, हमें तो अपने हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल करोगे, प्रयास करना। हां, अच्छी तरह से प्रयास करोगे तो निश्चित है कि आप इसका बिना किसी रटने के आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हो। और वो है, मैंने आपके लिए पहले भी बताया, स्वरों में भी इस चीज का जिक्र किया था कि मूल उच्चारण स्थान आपके 5 हैं, जिसमें नंबर 1 कंठ, नंबर 2 तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। पक्की बात है ये। अब इनको भी हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो नंबर 1 वही कंठ, कंठ। नंबर 2 है तालु, तालु। नंबर 3 है मूर्धा। समझना भैया अच्छी तरह से, मूर्धा। नंबर 4 है दंत, और नंबर 5 है ओष्ठ। ओष्ठ। बाकी के जो उच्चारण स्थान है वो संयुक्त उच्चारण स्थान है। फिर मैं आपसे कह देता हूं, बाकी के जो उच्चारण स्थान है वो संयुक्त उच्चारण स्थान है, क्योंकि मूल उच्चारण स्थान तो आपके 5 ही हैं, जिसमें नंबर 1 है कंठ, नंबर 2 तालु, नंबर 3 मूर्धा, नंबर 4 दंत और नंबर 5 है ओष्ठ। इनका वर्गीकरण बिना किसी रटने के आपको लॉजिक से आप निकाल लेना। बिल्कुल आपको इनका वर्गीकरण करके बताएंगे हम अच्छी तरह से। ध्यान देना, नंबर 1 है कंठ, तो यहां पे नंबर 1 है कै वर्ग, कै, कै, कै वर्ग। वर्गों, हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या 5 मानी गई है। वर्गों की संख्या की संख्या
5 होती है, जिसमें नंबर 1 है क वर्ग, नंबर 2 है च वर्ग, नंबर 3 ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। एक बार केवल यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या है, तो कुछ बालक वर्गों की जगह वर्ण करे, नहीं, वर्गों की संख्या आपकी 5 है। एक है क वर्ग, एक है च वर्ग, एक है ट वर्ग, एक है ट वर्ग और एक है प वर्ग। तो हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या है 5 और उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 5। पक्की बात है। जब आपको इस चीज का पता है कि वर्गों की संख्या 5 और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या 5, तो 5 25, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या अपने आप हो गई साहब 25। ये हो गई, ये व्यवहारिक आधार पर है। बाकी का इनका जो वर्गीकरण किया जाएगा आगे और अच्छी तरह से आप देखेंगे। तो मैं बता रहा था कि वर्गों की संख्या है 5 और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या है 5 और वर्गों की संख्या है 5 और वर्णों की संख्या 5, तो 5 25 25 वर्गीय व्यंजन हैं। इसी प्रकार से यहां पे नंबर 1 है कंठ, नंबर 2 है तालु, नंबर 3 है मूर्धा, नंबर 4 है दंत, नंबर 5 है ओष्ठ। ध्यान देना आप, उच्चारण स्थान 5, वर्गों की संख्या 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आपको कुछ नहीं करना है। कंठ नंबर 1 पर है तो क वर्ग यहां नंबर 1 पर है, तालु नंबर 2 पे है तो यहां च वर्ग नंबर 2 पर है, मूर्धा नंबर 3 पर है तो ट वर्ग यहां नंबर 3 पर है, दंत नंबर 4 पर है तो यहां ट वर्ग नंबर 4 पर है और ओष्ठ नंबर 5 पर है, तो निश्चित है कि प वर्ग भी नंबर 5 पर है। कुछ नहीं करना, ना कोई रटना ना कुछ, केवल लॉजिक से आपको याद रखना है कि जो एक से एक को मिला दीजिए तो यहां पर क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग नाम आते ही, क वर्ग नाम आते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि 5 वर्ण आ गए भैया, यहां में 5 वर्ण, और वे हैं क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, ये तो ये 5 वर्ण है। तो ये क वर्ग, क वर्ग नाम लाते आते ही 5 वर्ण आगे साहब, 5 व्यंजन। क्यों? नंबर 1 पर कंठ यहां है, नंबर 1 पर क वर्ग यहां है, तो 1 से 1 मिला दिया, 1 से 1 मिला दिया तो क्लियर। नंबर 2 पर है तालु, तो तालु को अब आप ही बताइए कि जब नंबर 1 पर मैंने क वर्ग को रख दिया तो नंबर 2 पर मैं किसको रखूंगा? च वर्ग को। और च वर्ग नाम आते ही अपने आप जहन में एक बात आ गई होगी कि भैया 5 वर्ण है इसमें, 5 व्यंजन हैं। क्यों? जब क वर्ग में 5 है तो च वर्ग में भी 5 है, तो 5 है इसमें। और अब नंबर 3 पर मूर्धा है, मूर्धा, और यहां नंबर 3 पर देख लीजिए आप, यहां पर ट वर्ग है तो यहां पर ट वर्ग लिख देता हूं मैं। क्या लिख देता हूं? ट वर्ग लिख देता हूं। यहां मैं ट वर्ग लिख देता हूं, ट वर्ग, ट वर्ग। अब ट वर्ग कर दिया तो वही 5 वर्ण, ट थ ड ढ ण, 5 वर्ग। अब अगला आता है सब दंत, ये 4 नंबर पे है, तो आप देख लीजिए दिक्कत क्या हो रही है। 4 पे आपके कौन सा है? ट है, तो यहां पर ट वर्ग लिख दिया, जैसे मैंने ट वर्ग। रटने की क्या जरूरत है, दिमाग में रखिए ना, कोई जरूरी नहीं, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। कहां जरूरी पड़ रही है के इचू सनाम तालु रिटूर सनाम मूर्धा फलान ढिमका, कोई नहीं, ऐसे आप याद रखो। मिला लीजिए, पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन, चौथे नंबर पे कौन, 5वें नंबर पे कौन, आगे कौन हुआ हम बताएंगे। देखिए साहब, ट वर्ग और ओष्ठ आपका 5 नंबर पर है, और इधर 5वें नंबर पर कौन सा वर्ग है? प वर्ग। इधर देखिए साहब, प वर्ग, प वर्ग।
ध्यान रखना आप अच्छी तरह से एक एक चीज। तो मैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हो रहा है। व्यंजनों की संख्या 33 है, इनमें से स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। जिन स्पर्शी व्यंजनों का मैं आपके सामने जो उच्चारण स्थान है उस पर वर्गीकरण क्लियर करवा दिया है, आप देख लीजिए, ये हो गया। अब आपके 4 अंतःस्थ और 4 ऊष्मीय व्यंजन रह रहे हैं, इनका भी वर्गीकरण हमें यहां करना है, इनका भी वर्गीकरण हमें यहां करना है। ध्यान रखना आप, इनका भी वर्गीकरण हमें यहां करना है। और किस प्रकार से इनका वर्गीकरण करेंगे, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। जैसे एक है य, र, ल, व, स, श, स और है। 25 का हम वर्गीकरण कर चुके हैं। ये 8 रहने, इनमें से 4 आपके अंतःस्थ हैं और 4 आपके ऊष्मीय हैं, ये हैं। आपको ध्यान रखना है, मैं एक चुटकुले के माध्यम से आपको इसको ध्यान रखने का एक मंत्र दे रहा हूं। एक सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा था साहब, एक सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा था। तो सामूहिक विवाह में जोड़े होते हैं, जोड़े, तो जोड़े हैं, हमने जोड़े बना लिए। और जब विवाह हो रहा है तो एक का तो होगा नहीं, 2 का होगा, एक लड़का और एक लड़की। तो हमने जोड़ा बना दिया, एक कर दिया हमने यश का जोड़ा, एक कर दिया हमने रस का जोड़ा, और एक कर दिया लस का जोड़ा, और एक कर दिया वाह और ह का जोड़ा। ये जोड़े कर दिए साहब। आपको पता है कि बाराती ये हो गए साहब 25 और जोड़ा ये हो गए साहब 4। अब इनको आप मंडप मानिए, मंडप। अब मंडप 5 और जोड़ा 4, मंडप 5 जोड़ा 4 कैसे बात बने। लेकिन हमारे एक पुरानी के एक पहले एक गोनो हो गए, गोनो, गोनो, वहां में क्या होता, शादी पहले हो जाती थी, लड़की को बाद में ले जाते थे। तो ऐसे ही अब इनमें से एक जोड़ा नाबालिग है। अब वो नाबालिग जोड़ा को हम आग्रह करके उससे कहेंगे भैया शादी अब कर ले, बाद में ले जाना लड़की को। अब वो कौन सा जोड़ा है आप देखिए साहब। तो सबसे पहले मंडप है कंठ का, और दूसरा है तालु का, तीसरा है मूर्धा का, चौथा है दंत का, और 5वां है ओष्ठ का। अब इसमें ऐसे ही हमने एक जोड़ा ये रहा, दूसरा जोड़ा ये रहा, तीसरा जोड़ा ये रहा, और चौथा जोड़ा ये रहा। ये हुआ साहब, ये जोड़े फिक्स कर दिए। लेकिन मंडप 5 और जोड़ा 4 किस प्रकार से उसको वर्गीकृत करेंगे, इस चीज के बारे में पहले बताया कि एक जो है वो नाबालिग विवाह हो रहा है, आखा तीज पे जो होते हैं। आगे देखिए, अब गांव के लोग इसके पास गए और इससे कहा कि भैया तुम अलग हो जाओ। इन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है भैया, या क्यों बिछटाए हमारी शादी को। तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम तो किसी भी कीमत पर अलग नहीं होंगे। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं। इसके पास गए कि भैया तुम भी अलग हो जाओ, एक जोड़ा, इसने भी मना कर दिया कि नहीं हम भी अलग नहीं होंगे। इसके पास भी गए, इससे भी मना कर दिया कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हम क्यों छोड़े इस साथ को। तो इसने भी मना कर दिया। इसके बाद इस जोड़े के पास गए, इनको पता भी था कि ये जोड़ा है नाबालिग है, ये जोड़ा नाबालिग है। इसके पास गए, इसने इससे कहा कि भाई ऐसा कर शादी अब कर ले, बाद में फिर गौना हो जाए जब तू इस लड़की को ले जाना। इसने मना कर दिया कि नहीं मैं क्यों मानूं। उन्होंने क्या कहा कि नहीं तेरे को तो माननी पड़ेगी। तो बालकों को जब बहुत ज्यादा समझाया जाता है तो वो मान जाए। और उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त होगी, इनमें से कहा कि मेरी एक शर्त होगी। और वो शर्त क्या रख दी इसने कि जिसकी घोड़ी सबसे आगे जाएगी उसके ऊपर मैं बैठूंगा। तो आपको पता है कि कंठ की घोड़ी आगे जाएगी, ये है। तो ये जो वह और है, ये जो दो हैं, इनमें से एक शर्त रख दी कि सबसे
सबसे पीछे वाला जाएगा साहब, सबसे पीछे वाला जाएगा। तो आपको पता है य रे ले वे से और है में से सबसे बाद में क्या है। इसने एक शर्त कर दी कि दूल्हे के आगे मैं बैठूंगा, तो है को सबसे पहले बैठा दिया। तो देखिए मेरे भाइयों, है का उच्चारण स्थान यहां गया, कंठ वाले घोड़े पर बैठ गया। दूल्हे को जो सबसे पहले वर की जो सबसे पहले वर यात्रा निकल रही थी, उसमें सबसे पहले घोड़े के आगे ये बैठ गया साहब, कंठ पर बैठ गया है। तो अब देखिए आप, 5 तो बाराती और 1 है, संख्या हो गई इनकी 6। देखना आपके 33 बैठेंगे यहां, क्यों? व्यंजनों की संख्या 33 है, 33 के 33 ही आपके यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखना, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अब कुछ नहीं करना, यूं कहते हैं जब हाथ पकड़ में आ जाए तब पहुंचे पकड़ने में कुछ नहीं लगता। इसने कही कि मैं आगे आगे बैठूंगा, इसको तो बैठा दिया, अकेला रह गया। अब इसको कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या कहा कि भाई तू सबसे आगे चलेगो तो तेरा साथी वह सबसे पीछे पटकेंगे हम, और उसको सबसे पीछे डाल दिया और उसको आ गया साहब इसके साथ आ गया साहब। ये भाई है जो सबसे पीछे था, उसको सबसे आगे आगे ला दिया। अब जब है को उससे अलग कर दिया, इसकी शक्ति क्षीण हो गई, तो वह अकेला रहेगा, और अकेले को तो आप कहीं भी डाल सकते हो। तो इसको सबसे पीछे डाल दिया, और ओष्ठ में इसका ओष्ठ वाला जो घोड़ा जा रहा था उस पे इसको बैठा दिया, और इसमें भी बाराती रह गए 6। अब कोई दिक्कत नहीं, 3 मंडप, 1 2 और 3 मंडप, 3 जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। 1 जोड़ा हो गया साहब यस, 1 जोड़ा हो गया यस, और 1 जोड़ा हो गया रस, और 1 जोड़ा हो गया लस। ध्यान रखना। अब जो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है वो आपके यहां पे, अब देखिए साहब, इस मंडप के साथ 6 बाराती हैं, इसके साथ 7 हो गए साहब, ये 7 हो गए, ये 7 हो गए, और ये 6 हो गए। आप बिल्कुल गणना कीजिए, आप बिल्कुल गणना कीजिए, आंसर 33 आएगा, आंसर 33 आएगा निश्चित है। 6 7 13, 7 20, 27 और 6 33। जिस प्रकार से मैंने स्वरों का वर्गीकरण करवाया था आपके लिए, जिस प्रकार से मैंने आपके लिए स्वरों का वर्गीकरण करवाया था, उसी प्रकार से आपको व्यंजनों का वर्गीकरण प्रत्येक रूप में आपको 33 के 33 का वर्गीकरण करना है। और 33 के 33 का अगर वर्गीकरण हो गया तो सही है। तो भाइयों पुनः देख लीजिए कि उच्चारण स्थान के आधार पर रटना नहीं, आप रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल यहीं से तैयार होके जाएं। बस यही ध्यान रख लेना, घर जाकर के मेरे पढ़ाए हुए का मात्र 5 मिनट, ओनली फॉर 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं देखना। क्यों? कि आपको यहीं से तैयार करके भेजा जाता है, आपको यहीं से बिल्कुल तैयार करके भेजा जाता है, और निश्चित है आपको मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आपको याद हो रहा होगा। क्यों? कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उच्चारण स्थान 5 हैं, बिल्कुल कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। उसी प्रकार से आपके जो वर्ग हैं उनकी भी संख्या 5 है। एक है कै वर्ग, एक है चै वर्ग, एक है टै वर्ग, एक है तै वर्ग और एक है पै वर्ग। बाकी के 5 जो 8 हैं, 4 आपके अंतस्थ हैं और 4 उसमें हैं, उनको जोड़ा बना दिया, और आपको एक वैवाहिक सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से मैंने आपको इस व्यंजनों के वर्गीकरण को यहां उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण उसको अच्छी तरह समझाया है। और आप देख लीजिए 6 और 7 13 और 7 20 और 7 27 और 6 33, और व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है?
33 होती है साहब। तो व्याकरण के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वह दो भागों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें एक उच्चारण था और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। तो आपके लिए उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो मैंने आपके लिए पूरी तरह से समझा दिया है। आगे देखिए, जो प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, दूसरा है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ध्यान रखना भैया, अब जो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है वह आप देखेंगे कि दो भागों में वर्गीकृत किया गया है साहब। प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक है आंतरिक और एक है बाह्य। निश्चित है जब एक आंतरिक होगा तो दूसरा बाह्य अपने आप होगा। हाँ जी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 है आंतरिक आधार पर, आंतरिक आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, आंतरिक आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अच्छी तरह ध्यान रखना, जैसे मैंने आपके लिए उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया, उसी प्रकार से आप प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण देखिए। प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है आंतरिक आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। भैया ध्यान रखना, आंतरिक आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आंतरिक आधार पर जो व्यंजन हैं उन्हें 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें नंबर 1 है मूल स्पर्शी व्यंजन। मूल स्पर्शी व्यंजन जिसमें यानी आंतरिक आधार पर जो व्यंजन हैं उनको 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है, और वो 8 भाग हैं जिनमें एक है मूल स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ध्यान रखना भैया, नाम समझना अच्छी तरह से, यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और तीसरा है नासिक्य स्पर्शी व्यंजन, नासिक्य स्पर्शी व्यंजन। ध्यान रखना, नासिक्य स्पर्शी व्यंजन। अगला है लुंठित
लुंठित, लुंठित व्यंजन, लुंठित, लुंठित को हम प्रकंपित भी कहते, लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना, लुंठित को हम प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन। चौथा है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। पांचवा है संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। छठवां है संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन। और आठवां है ताड़न जात, ताड़न जात या द्विगुण, द्विगुण, द्विस्पृष्टि, द्विस्पृष्टि व्यंजन। इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है उसे हम 8 भागों में वर्गीकृत करते हैं, उसे हम 8 भागों में वर्गीकृत करते हैं, यह निश्चित है। यानी जो आपका प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है उसे 8 भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें नंबर 1 है मूल स्पर्शी व्यंजन, नंबर 2 है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नंबर 3 है नासिक व्यंजन, नंबर 4 है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, नंबर 5 है आपका पार्श्विक व्यंजन, नंबर 6 है आपका संघर्षी व्यंजन और नंबर 7 है आपका संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन को ध्यान रखें, हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। और 8वां है उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसे हम ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, जिसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, जिसे हम द्विस्पृष्टि भी व्यंजन कहते हैं। इसलिए आपके प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है उसे हम 8 भागों में वर्गीकृत करते हैं। अब एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्यवहारिक आधार पर जो व्यंजन हैं वो आपको स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी बताई? हाँ, 25। बिल्कुल, व्यवहारिक आधार पर व्यंजनों की संख्या क्या बताई थी? व्यवहारिक आधार पर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो बताई थी वो बताई थी 25। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या अभी से हमको 25 ही पता है, ध्यान रखना साहब। लेकिन अब हम प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण करवाया था उसमें एक आंतरिक आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वह 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन आपको देखिए, ये 3 हैं, ये 3, ये 3 हैं, इनमें एक शब्द कॉमन आ रहा है, बता सकते हो क्या आ रहा है? बिल्कुल सही, स्पर्शी आ रहा है।
यहां भी स्पर्शी है, यहां भी स्पर्श है और यहां भी स्पर्शी है। पक्की बात है ये, बिल्कुल सही है कि इन तीनों में स्पर्शी आ रहा है और व्यावहारिक आधार पर व्यंजनों की जो स्पर्शी व्यंजन है उनकी संख्या कितने के 25। तो निश्चित है कि यहां भी आंतरिक आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है उसमें भी निश्चित है कि ये स्पर्शी व्यंजनों में से ही अलग होंगे, स्पर्शी व्यंजनों में से ही अलग होंगे, निश्चित है स्पर्शी व्यंजनों में से ही इनको अलग कर दिया जाएगा। क्यों कि व्यवहारिक आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है 25। इसलिए पहले आप स्पर्श संघर्षी लीजिए, स्पर्श संघर्ष ऐसी जो ध्वनि आती है उन्हें कहते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्शी व्यंजन तो हैं लेकिन संघर्ष भी होता है, उनमें संघर्ष भी होता है एक तरह से, वो होते हैं स्पर्श संघर्षी। तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन के साथ स्वर तंत्रियों में कंपन के साथ और मुखावयव का स्पर्श करते हुए, उच्चारण स्थानों का स्पर्श करते हुए प्राणवायु जब बाहर निकलती है उन्हें कहते हैं अपन स्पर्श संघर्षी व्यंजन। मैं उच्चारण कर रहा हूं, अपने आप पता चल जाएगा कौन कौन से में जिनमें ध्वनि आवे समझ रहे ना, यही क्या है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। मैं बोल रहा हूं क ख ग घ ङ छे छे जे झे या ट ठ ड ढ अण ता थ द ध न प फ ब भ म। कितने हैं? हाँ वेरी गुड, 4। कौन कौन से? चे छे जे झे, बिल्कुल। तो देखिए साहब, जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है चे छे जे झे, संख्या है इनकी 4। ध्यान रखना साहब एक चीज, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ऐसी ध्वनि आती है उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। समझिए आप, तो इनकी संख्या 4 है। आगे कहा गया नासिक के स्पर्शी व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय नासिक के स्पर्शी, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, भैया वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु नाक और मुंह है। अब देखिए, अब जो ये हैं ये संयुक्त उच्चारण स्थान ही तो है, नाक और मुंह है। अरे नाक से कोई बोला जाएगा? नहीं बोल सकते। नाक से बोलोगे तो कुछ नहीं, आप मुंह को बंद कर लीजिए। नाक से किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते अपन। देखिए आप कोई नहीं ये, और देखो नाक और मुंह से आप बिल्कुल, और आप देखिए वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय नाक पर प्रेशर पड़ता है, यहां वे ही हैं नासिक के। अब आप देखिए नाक पर अपने आप स्पर्शी व्यंजनों का आप उच्चारण कीजिए, जहां नाक पर प्रेशर पड़े, नाक पर दबाव पड़े, समझ लेना वही नासिक के हैं। जैसे हमने उच्चारण करो, यहां पे नाक को पकड़ करके आप उच्चारण कीजिए, के खे गे घे चे छे जे झे टे ठे डे ढे ते थे दे धे, एक का भी नहीं है। लेकिन अब करिए के खे गे घे गा, नाक पर पड़ा, तो अंगा इया अण न और मा, ये जो हैं इन्हें हम नासिक के स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, अंगा इया अणा न मा, ये जो पंचम वर्ण हैं ये सब क्या हैं? नासिक के व्यंजन हैं, नासिक के स्पर्शी व्यंजन हैं। प्राणवायु तो नाक और मुंह से भी निकल रही है, लेकिन नाक का स्पर्श करते हुए निकल रही है, इन्हें अनुनासिक, नासिक के स्पर्शी व्यंजन हैं। तो इनकी संख्या 5 मानी गई है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। अंगा
या, अणा, ना, मा। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अंगा, इया, णा, ना, मा, ये पांच आपके नासिक के व्यंजन हैं। अब आप देखिए, पुनः वहीं आइए, यहां भी स्पर्शी, यहां भी स्पर्शी और यहां भी स्पर्शी, इसलिए ये 25 में से लिए गए। अब 25 में से 4 को माइनस कीजिए आप, रहे 21, और 21 में से पुनः 5 को माइनस कीजिए आप, रहे आपके 16। तो निश्चित है, अगर एक, अब देखो यहां पे 3 क्वेश्चन हो जाते तैयार, और वो यही पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपको एक चीज आ गई, मूल स्पर्शी। क्या आ गया? मूल स्पर्शी। और एक अगर आ जाए कि स्पर्शी ही व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो व्यवहार के आधार पर पूछ रहा है, न कि आपको प्रयत्न के आधार पर। वह आपसे व्यवहार के आधार पर पूछ रहा है, न कि प्रयत्न के आधार पर। अगर प्रयत्न के आधार पर आपसे पूछेगा तो वो आपसे यही पूछेगा कि मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आपके जो है, आप देख लीजिए, 4 तो इनको माइनस कर दीजिए, 5 इनको माइनस कर दीजिए, और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25, और 25 में से आपने 9 को माइनस कर दिया तो 16 रहे। वो 16 के 16 जो व्यंजन हैं उन्हें हम मूल स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। वही मूल स्पर्शी हैं जिनको देख लीजिए आप, का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। संख्या हो गई 16। देखिए साहब, यह है। तो मूल, अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन पूछता है कि मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको कह देना है कि मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 है। अगर आपसे पूछ रहा है तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको कह देना 25। क्यों? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या तो 25 होती है, वह व्यवहारिक आधार पर होती है, लेकिन प्रयत्न के आधार पर जो आपसे मूल स्पर्शी व्यंजनों की, यानी मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछी गई है, तो 16 है। स्पर्श संघर्षी या स्पर्शी संघर्षी व्यंजनों की संख्या आपकी 4 है, और नासिक की व्यंजनों की संख्या आपकी 5 है। तो 5 और 4 9 और 16 25, ये 25 है। अब आप देखिए, लुंठित या प्रकंपित वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु लिपटती हुई, जीव का सहारा लेकर के लुढ़कती हुई, कंपन करती हुई, ऐसे करती हुई, यानी वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु लिपटती हुई, एक तरह से लिपटती हुई, लुढ़कती हुई, कंपन करती हुई बाहर निकलती हो, उन्हें कहते हैं प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। आप बचपन में एक खेल खेलते थे, भाई बहन होते थे, वो खेल खेलते, एक लकड़ी ले लेते थे, उसको यहां रख करके और वो गाड़ी चलाते थे, ये गाड़ी वाली। तो जो यहां पे ये प्रकंपित है, ये प्रकंपित यही तो है। तो यहां पर रे जो व्यंजन है वह है आपका लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है, निश्चित है। अगर आपसे यहां से निश्चित है कि हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है, और ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, रटाने का कोई काम नहीं, आप तो ध्यान रखिए, बस यहीं से याद करके जाते हो, घर पे कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़ो, लेकिन यही है कि यहां ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं मेरा 90% देता हूं, तो आप अपना 70% दीजिए, आपका कंटेंट क्लियर हो जाएगा, पक्की बात है ये। आगे देखिए साहब, पार्श्विक व्यंजन, और पार्श्विक का मतलब होता है पास में होकर के, पार्श्विक का मतलब होता है पास में होकर के। आपने देखा होगा, ये कल ही यानी 11 अगस्त को एक मूवी रिलीज हुई थी आपके गदर 2 को जब देखने गए थे, तो वहां पर वो पार्श्विक बता रहा हूं मैं आपके लिए। गदर 2 मूवी जब रिलीज हुई थी,
तो उसमें जब हिंदुस्तान जिंदाबाद के जब नारे लगते तो लड़के ऐसे सीटी बजाते हैं, ऐसे सीटी बजाते हैं वे। तो निश्चित है जब सीटी बजाते हैं तो जो प्राणवायु है वो आपके जीभ के दोनों तरफ पार्श्विक यानी पास में होकर के, निश्चित है पास में होकर के जो प्राणवायु बाहर निकलती है तो वही पार्श्विक होता है। तो सीटी में भी पार्श्विक वायु होती है, जो जीभ के दोनों तरफ से आपने बाहर निकाली तो लड़के उसमें सीटी बजाते हैं, तो सीटी बजाने में भी पार्श्विक वायु है। इसी प्रकार से देखो वे व्यंजन वर्ण जिनका वैसे होता है पार्श्व यानी पास में, एक यानी होकर के पार्श्विक। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु जीभ के पास में होकर के दोनों तरफ होकर के बाहर निकलती हो, बिल्कुल जैसे सीटी में अभी मैंने बताया था आपके लिए। इस तरीके से सीटी बजाओगे तो प्राणवायु इधर और इधर दोनों होकर के निकलती है। तो केवल ऐसा एक व्यंजन है ले, आप उच्चारण करेंगे ले, तो ले का जब उच्चारण करेंगे तो जीभ का अग्रभाग आप मूर्धा की तरफ ले जाकर के प्राणवायु को दोनों तरफ से बाहर निकालेंगे। यूं नहीं बोल सकते कि जीभ को नीचे से पकड़ लीजिए आप, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते। ले ऐसे। तो ले का उच्चारण जो किया जाता है वह जीभ के दोनों तरफ होकर के प्राणवायु को निकाला जाता है। तो जो ले है ये एक है, इसकी संख्या एक मानी गई है, ध्यान दीजिए साहब। आगे है संघर्षी व्यंजन, यानी वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्रेशर, दबाव, संघर्ष का सामना करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, वही है संघर्षी व्यंजन। निश्चित है कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो आपकी प्राणवायु है वो बड़े वेग के साथ, संघर्ष के साथ, प्रयत्न के साथ बाहर निकलती है, उन्हें कहते हैं संघर्षी व्यंजन। और इन संघर्षी व्यंजनों की संख्या है 4, जिनमें आपके से और है, संख्या हो गई इनकी 4, संख्या हो गई इनकी 4, ध्यान रखना भैया। ये आगे आते हैं संघर्षहीन, वे व्यंजन वर्ण जिनमें किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़े, और संघर्ष नहीं करना पड़े तो जैसे स्वरों का उच्चारण किया जाता है उसी के अनुसार जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है उन्हें संघर्षहीन व्यंजन, जिनका नाम हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। और वे संघर्षहीन यानी किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़े, भाइयों किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़े, जिस प्रकार से हमने स्वरों का उच्चारण किया उसी लहजे में, उसी तरीके से, उसी हाव भाव में जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है उन्हें कहते हैं अपन संघर्षहीन व्यंजन। उनका दूसरा नाम है अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है कि इन व्यंजनों का प्रयोग हम यण संधि में करते हैं, और यण संधि स्वर संधि का ही एक भेद है, यण संधि एक स्वर संधि का ही भेद है, इसलिए इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। तो ये जो व्यंजन हैं वे हैं ये और वे, संख्या है 2। अब आप गणना कीजिए, 33 यानी 25 आपके स्पर्शी प्लस 4 आपके अंतस्थ प्लस 4 आपके ऊष्मीय, 33 होते हैं व्यंजन, और 33 के 33 यहां तक हो गए, यानी 2 और 4 6, 6 और 1 7, 8, 5 13 और 4 13 और 4 17, और 17 और 16 33। इसलिए व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो 33 का आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है, और आप बिल्कुल इस मैप के अनुसार ही आपको ये क्लियर करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और अब आप देखिए एक जो 8वां भेद है वह है उच्छिप्त, जिसे हम ताड़न जात कहते हैं, जिसे हम द्विगुण कहते हैं, जिसे हम द्विस्पृष्टि भी कहते हैं।
ये जो व्यंजन हैं आगत हैं, आए हुए हैं, ड और ढ, यानी डे और ढे, जिनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ होता है, डे और ढे, इनकी संख्या 2 है। ये आगत व्यंजन हैं, लेकिन देवनागरी लिपि के अनुसार इन्हें हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है उसमें इनको सम्मिलित किया गया है, समाहित कर लिया गया है। इसलिए ये जो आगत वर्ण हैं, आगत व्यंजन हैं, उन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन ताड़न जात या द्विगुण, वैसे ताड़न जात का मतलब होता है एक साथ, उच्छिप्त, उच्छिप्त का मतलब होता है उछाटा हुआ, फेंका हुआ। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण प्राणवायु को फेंक कर, एक साथ फेंक करके किया जाता है, वही क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है। तो इनकी संख्या 2 है। तो भाइयों ये देखिए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो आपके यहां दर्शाई गई है, मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 है, स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या आपके 4 है, नासिक स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 5 है, लुंठित एवं प्रकंपित व्यंजनों की संख्या 1 है, पार्श्विक व्यंजनों की संख्या 1 है, संघर्ष या संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 है, संघर्षहीन व्यंजन जिन्हें हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं, संख्या 2 है, और उच्छिप्त व्यंजन, उछाटे हुए व्यंजन, आए हुए व्यंजन, उनकी संख्या 2 है। इसलिए प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया है वह आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसी तरह से भाइयों ये मेरी चौथी वीडियो जो व्यंजनों के वर्गीकरण के रूप में आपके सामने मैंने बताई है, आपको सीखना है, तत्पर सीखना है, और इसी प्रकार से पढ़ करके आप अपनी किसी भी एग्जाम को फाइट करोगे, यही मेरी हार्दिक कामना है।